नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे सैफई परिवार पर टूटे दुखों के पहाड़ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के असर की और सीएम विजय के पास किए गए फ्लोर टेस्ट की, और आखिर में बात करेंगे बंगाल के नए सुल्तान शुभेंदु अधिकारी की। लेकिन इन तमाम खबरों को विस्तार से समझने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत, 38 साल की उम्र में निधन। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, विजय को फ्लोर टेस्ट में मिला 144 विधायकों का समर्थन। सीएम विजय ने कल अपने ज्योतिषी को बनाया अफसर, 24 घंटे में ही दिखाया बाहर का रास्ता। नीट पेपर लीक में गिरफ्तार दिनेश की बीजेपी एमएलए ने की थी तारीफ, बताया था ऊर्जावान। उत्तर प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन का होगा वर्क फ्रॉम होम, पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम योगी का बड़ा फैसला। सिंगल दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। प्रतीक की बॉडी पर चोट के निशान नहीं, पोस्टमार्टम के बाद हार्ट को सुरक्षित रखा गया। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं बोर्ड का रिजल्ट, फिर आगे निकली लड़कियां। आज सोने चांदी के भाव में जबरदस्त तेजी, 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 50 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,426 के स्तर पर हुआ बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे कद्दावर और चर्चित यादव परिवार के आंगन से आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और साधना गुप्ता के लाड़ले प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार की उस मनहूस सुबह ने सैफई परिवार की खुशियों को ऐसा ग्रहण लगाया कि मुलायम सिंह और साधना गुप्ता की प्रेम कहानी का आखिरी जीवंत अध्याय भी सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। सियासी शोर शराबे से दूर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और फिटनेस के लिए मशहूर प्रतीक यादव ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते नेताजी के आवास से लेकर सैफई की गलियों तक मातम परस गया। बुधवार सुबह 5:55 पर जब दुनिया जाग रही थी तब प्रतीक यादव को बेसुध हालत में लखनऊ के सिविल अस्पताल में लाया गया। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर देवेश चंद पांडे के मुताबिक जब प्रतीक को लाया गया तो उनकी नब्ज गायब थी और आंखें स्थिर हो चुकी थीं। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें फौरन आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में छावनी में तब्दील हो गई। शुरुआती जांच में शरीर पर किसी चोट के निशान नहीं मिले, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 3 डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टरों ने बिस्तरा सुरक्षित रख लिया और हार्ट को भी आगे की जांच के लिए सुरक्षित किया गया है ताकि मौत की सटीक वजह का पता चल सके। वहीं जब पूरा यादव परिवार राजनीति की धुरी बना रहा, वहीं प्रतीक यादव ने खुद को सियासी गलियारों से कोसों दूर रखा। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीडर्स से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रतीक एक सफल बिजनेसमैन थे। लखनऊ में उनका द फिटनेस प्लानेट नाम का जिम युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। वे अपनी नीली गाड़ी और बेमिसाल फिटनेस के लिए जाने जाते थे। आपको बता दें, सिर्फ फिटनेस ही नहीं, प्रतीक के भीतर एक कोमल हृदय भी था। उन्होंने जीव आश्रय नाम की संस्था बनाकर बेसहारा जानवरों की सेवा में खुद को समर्पित कर रखा था। आज उनके जाने से लखनऊ की सड़कों पर घूमने वाले उन बेजुबान जानवरों ने भी अपना सबसे बड़ा हमदर्द खो दिया है। दरअसल प्रतीक यादव महज एक नाम नहीं, बल्कि मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के उस प्रेम का जीवंत प्रमाण थे जिसे समाज और परिवार की स्वीकृति मिलने में दशकों लग गए। 80 के दशक में शुरू हुई ये कहानी अस्पताल की उन रातों से गुजरी जहां साधना ने मुलायम की मां की सेवा की थी। सालों तक गुमनामी के अंधेरे में रहने के बाद 2007 में प्रतीक को आधिकारिक रूप से मुलायम सिंह के बेटे का दर्जा मिला था।
जुलाई 2022 में साधना गुप्ता और अक्टूबर 2022 में नेताजी के निधन के बाद प्रतीक काफी अकेले हो गए थे और अब वे भी अपने माता पिता के पास अनंत यात्रा पर निकल गए। वहीं अपने छोटे भाई के निधन की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव स्तंभ रह गए। उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतीक बचपन से ही सेहत के प्रति बेहद सजग थी। अखिलेश ने पुरानी यादें साझा करते हुए बताया कि 2 महीने पहले ही उनकी मुलाकात हुई थी, जहां उन्होंने प्रतीक को बिजनेस पर ध्यान देने की सलाह दी थी। अखिलेश ने यह भी संकेत दिया कि कभी कभी व्यापारिक घाटा इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देता है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा दुख जताते हुए इसे अत्यंत दुखद बताया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव के आवास पर सांत्वना देने वालों का तांता लग गया। हालांकि प्रतीक यादव की मौत को लेकर कई सवाल भी तैर रहे हैं। उनके जिम पार्टनर स्वप्नेश पांडे के दावों ने सनसनी फैला दी है कि प्रतीक देर रात बेडरूम में गिरे थे और उनके सिर पर चोट लगी थी। पुलिस ने एहतियातन इस कमरे को सील कर दिया है और प्रतीक का मोबाइल व लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में बाहरी चोट की बात नहीं है, लेकिन पुलिस बिसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश न रह जाए। जाहिर सी बात है, प्रतीक यादव का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि उस कड़ी का टूटना है जो सैफई के दूसरे परिवार को थामे हुए थी। लखनऊ की सड़कों पर दौड़ती वो नीली गाड़ी अब कभी नजर नहीं आएगी और ना ही जिम में पसीना बहाता वो मुस्कुराता चेहरा दिखेगा। यादव कुनबे के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई शायद ही कभी मुमकिन हो पाए। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। वेस्ट एशिया में तनाव है, वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है। ऐसे में देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2026 को हैदराबाद की धरती से एक ऐसी अपील की जिसने पूरे देश की कार्यशैली को बदल कर रख दिया। जी हां, पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि बचत के लिए पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, 1 साल तक सोना ना खरीदें, विदेश यात्रा टाल दें। लेकिन ये सिर्फ एक उपदेश नहीं था, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत खुद से ही की। जी हां, आज पीएम मोदी का अपना काफिला 50% छोटा हो गया और उनके इस त्याग ने पूरे देश के सियासी गलियारों में सादगी की एक नई सुनामी ला दी है। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद एसपीजी ने उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पीएम ने नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के बजाय मौजूदा संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। पीएम की इस नसीहत का असर वडोदरा और गुवाहाटी के दौरे में साफ दिखा, जहां उनका कारकेट पहले के मुकाबले बेहद छोटा नजर आया। प्रधानमंत्री की इस राह पर गृह मंत्री अमित शाह भी चल पड़े। शाह के काफिले में अब पहले के मुकाबले आधे से भी कम वाहन दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर जब शाह का छोटा काफिला निकला तो लोग दंग रह गए। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अपना काफिला छोटा किया, बल्कि मंत्रियों और अधिकारियों से भी अपील की और सख्त निर्देश भी दिए कि 1 सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए और जनप्रतिनिधि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सरकारी बैठकें अब वर्चुअल होंगी और स्टार्टअप्स के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं बिहार में तो अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। महुआ में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 3 कद्दावर मंत्री संजय सिंह, संजय पासवान, लखेंद्र पासवान अलग अलग गाड़ियों की बजाय एक ही सरकारी गाड़ी में सवार होकर पहुंच गए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपने काफिले को न्यूनतम करने का ऐलान कर दिया है और सरकारी कैंटीन में पाम ऑयल तक कम इस्तेमाल का आदेश दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में भी मोदी मैजिक का असर दिखाई पड़ा। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ई रिक्शा और मेट्रो से सफर कर कोर्ट पहुंचे, तो वहीं कानून मंत्री कपिल मिश्रा भी मेट्रो में आम आदमी की तरह सफर करते दिखाई पड़े। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का काफिला तो 5 गुना छोटा हो गया। बिना किसी जैमर या एस्कॉर्ट के महज 3 गाड़ियों के साथ अपने आवास पहुंचे। मध्य प्रदेश में मंत्री
विश्वास सारंग बिना पायलट वाहन के दफ्तर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वहां रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां फडणवीस सरकार ने मंत्रियों की विदेश यात्रा पर कैंची चला दी है। वहीं विधान परिषद के अध्यक्ष राहुल ने अपना जापान दौरा भी रद्द कर दिया है। हद तो तब हो गई जब प्रेरणा का ये सिलसिला न्यायपालिका तक जा पहुंचा। औरंगाबाद के जिला जज राजीव रंजन कुमार खुद साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। ऐसे में ये मुहिम अब सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रह गई। इसके पीछे कई कारण हैं। नई खरीद के बजाय मौजूदा ई व्हीकल्स का अधिकतम उपयोग करें। सरकारी खर्च और समय बचाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता। मेट्रो, बस और साइकिलिंग को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए गोल्ड और फॉरेन ट्रिप पर संयम। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की एक छोटी सी अपील ने देश के मंत्री, मुख्यमंत्री और जजों को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। जहां सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपनी सुख सुविधाएं त्याग कर बस, मेट्रो, साइकिल का सहारा लेते हैं तो ये संदेश आम जनता के दिल तक पहुंचता है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, ईंधन बचाओ, देश बचाओ। अगर इसी रफ्तार से ये मुहिम आगे बढ़ी तो भारत न केवल वैश्विक ऊर्जा संकट से उभरेगा बल्कि दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा रोल मॉडल बनकर उभरेगा। ये बदलता हुआ भारत है जो अपने प्रधान सेवक के कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। दक्षिण की राजनीति में आज एक नया इतिहास रच दिया गया। सिल्वर स्क्रीन से सियासत के शिखर तक पहुंचे जोसेफ विजय ने बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा के रण में अपनी पहली और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा पास कर ली। तमाम अटकलों के आरोप और उठापटक के बीच विजय सरकार ने 144 वोटों के साथ विश्वास मत हासिल कर लिया है। ये जीत सिर्फ संख्या बल की नहीं बल्कि विजय की उस राजनीति की है जिसने विपक्ष के किले में ऐसी सेंधमारी की कि विरोधी भी देखते रह गए। सदन में जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो विजय के पक्ष में 144 विधायकों ने हाथ उठाकर अपना समर्थन किया, जबकि उनके खिलाफ मात्र 22 वोट पड़े। डीएमके वॉकआउट ने विजय की राह को और आसान बना दिया, जिसने बहुमत का जादुई आंकड़ा और भी करीब आ गया। दरअसल इस फ्लोर टेस्ट की सबसे बड़ी खबर रही कि एआईएडीएमके के भीतर महाविस्फोट हुआ। जी हां, पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी चिल्लाते रह गए, एकता की दुहाई देते रह गए, लेकिन उनके अपने धुरंधर ही सीवी षणमुगम और एसपी बेलुमणि ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए विजय के पक्ष में वोट डाल दिया। एआईडीएमके के 25 बागी विधायकों ने पाला बदलकर विजय का दामन थाम लिया। सदन में ऐसी स्थिति थी कि ईपीएस, जिसे अपना सिपाही बता रहे थे, वो विजय के साथ खड़ा मुस्करा रहा था। विजय ने अपनी रणनीति ने ये सुनिश्चित कर दिया कि अगर कल को सहयोगी दल कांग्रेस, वामपंथी साथ छोड़ भी दें तो भी उनकी सरकार बागी वैसाखियों के दम पर सीना तान कर खड़ी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सियासत की इस जीत के बीच एक रहस्यमयी वाकया भी हुआ। अपनी जीत की भविष्यवाणी करने वाले पंडित रिंकी राधा बेत्रीवेल को विजय ने 24 घंटे के भीतर ही ओएसडी पद से हटा दिया। विजय ने मंगलवार को अपने पर्सनल जोशी को सरकारी पद नवाजा था, लेकिन गठबंधन के साथी बीसीके और लेफ्ट साइंटिफिक सोच की दुहाई देकर बिखर पड़े। विपक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि दूसरों का भविष्य देखने वाले पंडित जी अपना भविष्य नहीं देख पाए। गठबंधन बचाने के लिए विजय ने पलक झपकते ही जोशी की बलि चढ़ा दी और नियुक्ति रद्द कर दी। वहीं सदन के भीतर माहौल तब गर्मा गया जब विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने विजय सरकार को दिखावटी सरकार करार दिया। स्टालिन ने सीधा हमला करते हुए कहा, ये सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त और बड़े सौदों की नींव पर टिकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विजय की पार्टी टीवीके ने जनादेश का अपमान किया है। हालांकि तीखी बहस के बाद जैसे ही डीएमके के लगभग 60 विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया, विजय के लिए जीत का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। विजय की इस सुनामी जीत में कई रंगों का मेल दिखा। उन्हें अपनी पार्टी टीवीके के 105 विधायकों के अलावा कांग्रेस के 5, सीपीआई के 2, सीपीआईएम के 2 विधायकों का साथ मिला। आईयूएमएल, वीसीके और
एएमएमके के विधायकों ने भी विजय पर भरोसा जताया, लेकिन सबसे निर्णायक रहे डीआईएमके 25 बागी, जिन्होंने पलानीस्वामी की सत्ता को हिलाकर रख दिया। देखा जाए तो भले ही विजय ने फ्लोर टेस्ट जीत लिया हो, लेकिन सुमैया अंबुमणि ने सदन में शराबबंदी और अवैध बिक्री का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा। वहीं पलानीस्वामी ने चेतावनी दी कि विधायकों को कैश ऑफर कर पाला बदलना लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे में आज के फ्लोर टेस्ट ने यह साफ कर दिया कि तमिलनाडु में अब राजनीति के पुराने समीकरण बदल चुके हैं। विजय ने न सिर्फ अपनी सरकार बचाई, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि वे भविष्य के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। राज्यपाल के पास 4 बार चक्कर लगाने वाले विजय आज तमिलनाडु के निर्विवादित कैप्टन बनकर उभरे हैं। अब देखना यह होगा कि जोशी की सलाह छोड़कर साइंटिफिक राह पर चलने का वायदा करने वाली यह सरकार राज्य को किस दिशा में लेकर जाती है। विजय की सरकार सुरक्षित है, लेकिन विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि तमिलनाडु की विधानसभा में अभी भी कई सियासी ड्रामे होने बाकी हैं। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जायंट किलर के नाम से मशहूर और नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपनी भविष्य की सियासी राह चुन ली है। नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटों पर प्रचंड जीत करने वाले शुवेंदु ने अब भवानीपुर को अपनी विधायकी क्षेत्र चुना है। बुधवार को विधानसभा में उन्होंने भवानीपुर के विधायक के रूप में शपथ ली और संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए अपनी पारंपरिक सीट नंदीग्राम से इस्तीफे का ऐलान किया। ये फैसला बंगाल की राजनीति में एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भवानीपुर की सीट जिसे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अवैध किला माना जाता था, जिसे शुवेंदु ने इस बार ढा दिया है। शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच की सियासी जंग अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। साल 2021 में शुवेंदु ने ममता को नंदीग्राम में हराया था और 2026 के इस चुनाव में उन्होंने इतिहास दोहराते हुए ममता को उनके अपने घर भवानीपुर में भी धूल चटा दी। शुवेंदु अधिकारी को 73,917 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 58,812 वोटों पर संतोष करना पड़ा। शुवेंदु ने करीब 15,105 वोटों के अंतर से यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। नंदीग्राम में भी शुवेंदु ने अपनी पकड़ साबित की और टीएमसी के पवित्र कर को 9,665 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। दरअसल नंदीग्राम शुवेंदु अधिकारी के राजनीतिक कैरियर की जमीन या यूं कहें जननी मानी जाती है। 2007 के भूमि आंदोलन का चेहरा रहे शुवेंदु ने इस सीट को छोड़ते वक्त वहां की जनता को भावुक भरोसा दिलाया। शुवेंदु ने साफ किया कि नंदीग्राम उपचुनाव में पार्टी किसी समर्पित कार्यकर्ता को मैदान में उतारेगी, लेकिन विकास के वायदे वह खुद मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे करेंगे। आपको बता दें, शुवेंदु अधिकारी का भवानीपुर को चुनना और नंदीग्राम को एक संरक्षक की तरह संभालने का वायदा करना उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वह भवानीपुर के जरिए कोलकाता और शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहते हैं, जबकि नंदीग्राम के जरिए ग्रामीण बंगाल की नब्ज पर अपना हाथ रखना चाहते हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बतौर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर के इस ऐतिहासिक किले से बंगाल के विकास की कौन सी नई गाथा लिखते हैं। तो ये तो थी आज की वो बड़ी खबरें जिन्होंने दिन भर हलचल मचाए रखी, चाहे वो प्रतीक यादव का आकस्मिक जाना हो, पीएम मोदी की ईंधन बचाने की देशव्यापी अपील हो, तमिलनाडु में विजय का राज तिलक हो, या फिर बंगाल में शुवेंदु अधिकारी का भवानीपुर प्रेम। इन सभी खबरों ने यह साफ कर दिया है कि 2026 की राजनीति अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ आगे बढ़ रही है। सत्ता की यह बिसात आगे क्या मोड़ लेगी और इन बड़े फैसलों का जनता पर क्या असर होगा, इन तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।